नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं अतरजीत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बात होगी बहुत सारे सर स्वागत है आपका। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं इस समय जो ट्रेंड में हैं, जिनको लेकर के बहुत सारी बातचीत हो रही है। कई अलग-अलग तरीके की खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई जा रही हैं। सर हम शुरुआत करते हैं कनाडा का विवाद जो है। कनाडा में जिस तरीके से कनाडा विवाद हो, अब उसमें अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है और बार-बार एक नाम जो चर्चा में है विकास यादव का, वो भी उस पर भी विकास यादव को लेकर के जिस तरीके की चर्चाएं हैं, क्या जानकारी है सर? क्या कुछ इस मामले को थोड़ा सा एक पहले जरा दर्शकों के लिए बताएं कि विकास यादव की चर्चा क्यों हो रही है और इस मामले में अमेरिका की एंट्री क्यों हो गई है? फिर उसके बाद इस पर और सवालों पर बात होगी। देखिए, विकास यादव का नाम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिवील किया और उनकी फोटो भी लगाई मोस्ट वांटेड में। फेडरल एफबीआई ने वहां की, अमेरिका की। और एक ऑर्डर 17/10/2024 का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कोर्ट पे गई और कोर्ट से वो ऑर्डर लिया। उसमें उन्होंने विकास यादव की सर्च वारंट निकाल ली और इंटरपोल से अब उसकी तलाश की जा रही है। विकास यादव तथाकथित रॉ का एजेंट है, या पहले उससे सीआरपीएफ में था, या वो कैबिनेट सेक्रेटरीट में सत्ता के कॉरिडोर्स में कोई अफसर था। इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इस जो सारा मामला है, संदिग्ध मामला है, इस पर रिपोर्टिंग हमने आज सुबह की थी। पर उसके बावजूद एक नए तथ्य निकल कर आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार एक खबर छपी है जिसमें ये बताया गया है कि फिरौती में भी विकास यादव नाम का एक आदमी शामिल था। 18 दिसंबर 2023 में विकास यादव उर्फ विकास यादव उर्फ अमानत, जो उसका कोड नेम है, उसको दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल पुलिस ने अरेस्ट किया। क्यों अरेस्ट किया? रोहिणी के एक व्यापारी का इल्जाम है कि इस आदमी ने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि मैं सरकार के लिए काम करता हूं, और क्योंकि मेरा बिजनेस जो है वो मिडिल ईस्ट में था, उसकी पूरी जानकारी वो जानना चाहता था कि मेरे क्लाइंट मुझे पैसा कैसे देते हैं, किस जरिए से मेरे को मेरे क्लाइंट सर्विसेज का पैसा देते हैं। और जब उसको ये पता लगा कि मेरा ये काम है, उसने एक दिन एक आदमी को लेकर आया जो कि एक यूज्ड कार डीलर था दिल्ली का, और डिफेंस कॉलोनी के मेरे को अपार्टमेंट में ले गया। वहां मुझे अगवा किया और मेरी सोने की चेन, मेरा चश्मा खींच लिया और मुझसे पैसे की उगाही की बात की। उस बनस्पत उसने जो विक्टिम था वो पुलिस के स्पेशल सेल पे गया। पहले वो थाने गया, फिर स्पेशल सेल ने उससे इंक्वायरी की, और फिर धारा आईपीसी 307 जो कहते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, 120 बी, 364 ए एबडक्शन, 120 बी कॉन्स्पिरेसी होती है, 506 थ्रेटनिंग, और 341 कन्फाइनमेंट, 328 पॉइजनिंग और 25/27 ऑफ द आर्म्स एक्ट। ये संगीन धाराएं उस पर लगी। 23 दिसंबर को वो आदमी अरेस्ट होता है। उसके बाद अप्रैल 22 में जाके उसकी रेगुलर बेल होती है। बेल उसकी सेशन कोर्ट से, लोअर कोर्ट से होती है, पटियाला हाउस से, कि ये कह के कि उसकी बेटी जो है 1 साल की है और वो बीमार है। अब समझ में नहीं, अच्छा, ये इस व्याख्या के दौरान उसकी स्टेटमेंट विक्टिम की ये भी है कि मुझे लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके डराया गया कि तुम्हारी सुपारी लॉरेंस बिश्नोई ने दी। अब आप इसके डॉट्स कनेक्ट कीजिए। कनाडा सरकार जो है एक्यूज कर रही है लॉरेंस बिश्नोई को इंटरफेयर करने के लिए। और हरजीत निज्जर का जो मर्डर हुआ जून 2023 में, जब मेरे ख्याल मोदी साहब अमेरिका, उनकी विजिट थी 20 जून की, उससे तुरंत पहले हरजीत निज्जर का जो गुरुद्वारे के बाहर सरे में मर्डर होता है ब्रिटिश कोलंबिया में, उसके तार भी लॉरेंस बिश्नोई के साथ जोड़े जाते हैं। उससे पहले 5 हत्याएं सरदूल सिंह की 2023 में, और उसके अलावा 3 और हत्याएं फॉरेन लैंड में इस तरीके से सुपारी देके की जाती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का ये भी इल्जाम है कि निखिल गुप्ता नाम का आदमी जो चेक रिपब्लिक में पकड़ा गया, उसने वो सुपारी एक ऐसे एजेंट को दी जो यूएस फेडरल एजेंट था, डबल एजेंट था, क्रॉस एजेंट था, और उसने ये जानकारी यूएस फेडरल फोर्सेस को दी। इस वजह से वो पकड़ा गया। और उसमें तमाम तथ्य हैं, जिस तथ्यों पे अगर हम जाएंगे डिटेल में तो वो सारी चीजें निकल के आएंगी। इसकी लोकेशन जो दिल्ली स्पेशल सेल ने जो उसकी चार्जशीट फाइल की और जो उसकी अरेस्ट है और जो उसकी बेल भी हुई है, वो भी प्राणपुरा हरियाणा का बताया जा रहा है। तो ये वही विकास यादव है, क्योंकि यूएस ने भी जो फोटो रिलीज की है और जो एड्रेस दिया है वो प्राणपुरा हरियाणा का है। और निखिल गुप्ता जो है वो एक्स्ट्राडिट कर दिए गए थे यूएस में मई 2023 में,
और यादव उनका निखिल गुप्ता ने ये सारी जानकारी जो है ब्रिटिश अपना अमेरिकन फोर्सेस को दी जब उनको अरेस्ट करके वहां ले जाया गया चेक रिपब्लिक से। और यादव उनका निखिल गुप्ता का ये कहना है कि ये जो यादव है विकास यादव उर्फ अमानत, ये इसने निखिल गुप्ता को रिक्रूट किया था। और निखिल गुप्ता को वो एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंट वो ये कह रहा था कि अभी 20 जनवरी को जून को जब प्रधानमंत्री मोदी वहां अमेरिका पहुंचेंगे उससे पहले ये कांड नहीं करना है। और फिर जब हरजीत निज्जर की हत्या हो जाती है तो वो कहता है कि अब मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया है 22-23 जून को कि अब आप इस पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो जिस विकास यादव को कई लोग देशभक्त और अपना हीरो बता रहे हैं, उस पर ये इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर छपी है वो साफ साफ ये कहती है कि ये किडनैपिंग का मामला है, अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है, तिहाड़ में ये बंद रहा है, 22 अप्रैल को इसकी बेल हुई है। और अब वो रॉ अधिकारी है कि नहीं है इसकी जानकारी तो, क्योंकि आपको पता है रॉ के जो एजेंट्स होते हैं उसकी जानकारी या तो नहीं, वो ठीक है। एक एक चीज बताएं मुझे सर, निज्जर की बात आ गई, निज्जर हत्याकांड को लेकर के जब बात हुई तो जस्टिन ट्रूडो ने जो आरोप लगाए थे उस आरोपों के फेवर में कोई सबूत वो पेश नहीं कर पाए थे, जिसको लेकर के भारत की सरकार ने जो है उनको उनके ऊपर सवाल भी उठाए थे। अभी भी वो बार बार उसको भारत को पंच करते हैं, टारगेट करते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई प्रूफ तो वो कभी दे नहीं पाते हैं। तो ऐसे में भारत का इस मामले में संलिप्त होना कैसे माना जाए? केवल मुंह से कह देने से क्या भारत इस मामले में संलिप्त हो गया? यही जो आपने अभी बात कही ये तमाम गोदी मीडिया का और सरकार में बैठे लोगों के साथ जो काम करते हैं उनका ये नरेशन है कि कोई एविडेंस नहीं है। अब आप एक बात बताइए, फाइव आइज नेशन है जिसमें फ्रांस है, यूएस है, कनाडा है और प्रमुख यूरोपियन नेशन है। जब फाइव आइज ने ये इंटेल यूएस को दी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को, उन्होंने तुरंत एक्ट किया, निखिल गुप्ता पकड़ा गया। निखिल गुप्ता से विकास यादव का नाम आया। विकास यादव के किस तरीके का उसका कंडक्ट रहा है वो इंडियन एक्सप्रेस से क्लियर हो गया। दूसरी बात, जो हरजीत निज्जर का मर्डर हुआ उसमें तमाम एविडेंस इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये मर्डर दूतावास में बैठे 6 अधिकारियों के सौजन्य से उसको ट्रैक किया गया। एक ऐप आती है जो मोबाइल फोन पे लगा दी जाए तो उस पर जीपीएस ट्रैकिंग हो जाती है उस आदमी की, उसकी प्रॉपर जीपीएस ट्रैकिंग की गई। और आपको शायद पता होगा कि कनाडा ने हमारे दूतावास के 6 अधिकारियों को निलंबित किया है। और उन 6 अधिकारियों को निलंबित करने के बाद कनाडा के हाई कमिश्नर को साउथ ब्लॉक में बुलाया गया, जिसकी वजह से सारे रिश्ते इंडिया कनाडा के खटास में पड़ गए। अब मैं आपको कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने उन्होंने भारत के प्रकरण पे क्या कहा वो थोड़ा सा बता देता हूं, शायद उससे आपकी जो ये शंका थी या वो संचय था या उनके पास कोई प्रूफ थे, क्योंकि उन्होंने कहा इंटेल हमारे पास है, प्रूफ तो इंडियन गवर्नमेंट देगी बिकॉज कोऑपरेशन तो सरकारें आपस में करती हैं जब इंटेल मिलती है। जब सरकार ने, वो आदमी अरेस्टेड है स्पेशल सेल द्वारा, तो ये तो नहीं हो सकता कि इंडियन गवर्नमेंट को नॉलेज ना हो इस बात की कि ये आदमी जिसको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ढूंढ रहा है वो हमारी तिहाड़ जेल में बंद है एक रोहिणी वाले केस में। इतनी तो जानकारी इंडियन गवर्नमेंट को थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ना तो वो मीडिया में प्रकाशित होने दिया बात को, ना वो यहाँ लोकल मीडिया में बात आई, ना वो कनाडा की सरकार को बताया गया। दूसरी बात जो मेलानी जोली ने कहा है कि हम जिन सिद्धांतों पर चलते हैं उसमें कनाडा के लोगों को पता होगा कि निज्जर मामले में क्या हुआ। निज्जर मामले में जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुई उसके क्लियर सबूत जो हैं वो कनाडा के पास है। उसका दूसरा उद्देश्य ये है कि वो कनाडा में जो लोग रहते हैं या अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा, और तीसरा अन्य देशों के साथ संबंध। अन्य देशों के साथ संबंध उन्होंने अंडरलाइन किया कि अन्य देशों के साथ, जैसे भारत देश है, भारत से हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी है, बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट होकर रहते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर काम करते हैं, और यहाँ से पंजाब, हरियाणा, गुजरात के बहुत सारे लोग वहाँ पे रेजिडेंट हैं या उन्होंने सिटीजनशिप ले ली है। सबसे ज्यादा कनाडा में माइग्रेशन होती है अगर वेस्ट को आप देखें तो। उनका ये कहना है कि हम अपनी संप्रभुता की सुरक्षा और रक्षा में कार्यरत हैं पर दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने में भी कार्यरत हैं। तो अगर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आती है जिसमें यह पता लगता है कि कुछ लोग अधिकारी एम्बेसी के इन्वॉल्व थे उसकी रेकी में, और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है, विकास यादव का नाम आता है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट का दायित्व बनता है कि वो अपने तौर पर अपनी तहकीकात करें।
तो एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा क्या और राजनयिकों को निष्कासित किया जा सकता है, उसमें विदेश मंत्री ने यह कहा कि उन्हें स्पष्ट रूप से नोटिस दिया जा चुका है। उनमें से 6 को निष्कासित कर दिया गया है, जिसमें ऑटवा के उच्चायुक्त भी शामिल हैं। अन्य मुख्य रूप से टोरंटो और वैंकूवर से थे। उन्होंने बड़ा क्लियर स्पष्ट रूप से कहा है, हम किसी भी राजनयिक को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो वियना सम्मेलन, वियना एक्ट जो है जिसमें एम्बेसीज को या उनमें कार्यरत लोगों को इम्यूनिटी दी जाती है, पर अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि अधिकारियों को देश की जो रूल्स हैं या जो क्रिमिनल लॉज हैं, अगर उसको ब्रेक करते हुए पाया गया तो उनको निष्कासित करने का भी जो साधन है वो कनाडा के पास है। तो ये बड़ा क्लियरली उन्होंने ये जी। कहा है। और इसी के वाबस्त मैं एक और स्टेटमेंट दे देता हूं। एफबीआई के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने भी यही कहा है। एफबीआई अमेरिका में रहने वाले लोगों के खिलाफ हिंसा या अन्य प्रतिशोध के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगी। अपने संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारियों को प्रयोग करने का खासकर हम अपने भागीदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि विदेशी नागरिक जो अन्य लोगों का पता लगाया जा सके और उन्हें जवाबदेही ठहराया जा सके। उन्होंने ये भी कहा अभियोग के दौरान यादव और गुप्ता, जिनका नाम लिया गया है, विकास यादव और जो आपके गुप्ता जी हैं, भाड़े पर हत्या का आरोप लगाया गया है, जिसमें अधिकतम 10 साल की सजा है। भाड़े पर हत्या करने की साजिश और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश, जिसमें यह कहा गया था कि उस कॉन्ड्यूट को जो फेडरल एजेंसीज का था उसको $100,000, मतलब $100,000 होता है 8 करोड़ रुपया करीब, तो उसमें $15,000 उसको दिए गए एडवांस, जिससे ये पुख्ता होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए 20 साल की सजा, अटेम्प्ट टू मर्डर 10 साल की सजा। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स, चाहे वो विदेश मंत्री हों कनाडा की या आपकी एफबीआई के निदेशक क्रिस्टोफर रे हों, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये आपको स्टेटमेंट्स दोनों की बता रहा हूं। जी बिल्कुल। अभी सर एक चीज और बता दें बस, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे उसके। अमेरिका को लेकर के भाई, एक केवल कनाडा से संबंध नहीं खराब हुए हैं, राजदूत वापस बुला लेना और ये सारी चीजें होती रही, जिसके बारे में सरकारों ने बात नहीं किया इस देश में। मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार ने देश में बात नहीं किया। लेकिन अब इन सब मामलों में अमेरिका ने भी एंट्री ले ली है, जबकि प्रधानमंत्री से बड़े अच्छे संबंध बताए जाते हैं अमेरिका के तमाम उसमें जिस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है। ऐसे में क्या अमेरिका के संबंधों पर भी असर पड़ सकता है इस मामले से? जरा 2 लाइन में इसको समझ लें सर, फिर हम मीडिया की तरफ चलेंगे। देखिए, कोई भी देश हो, चाहे वो जर्मनी हो, कनाडा हो, इटली हो, अगर वो किसी फॉरेन कंट्री में जिसके साथ आपके संबंध अच्छे हैं, उसमें इस तरीके की इल्लीगल कार्रवाई, लोगों को एलिमिनेट कराना, सर्जिकल स्ट्राइक करानी या मरवाना, जैसे कि मैंने आपको बताया जून 18, 2023 को जब मोदी जी अमेरिका जा रहे थे, उससे ठीक 2 दिन पहले ये हरजीत निज्जर का ब्रिटिश कोलंबिया में एक सिख गुरुद्वारे के बाहर मर्डर हो जाता है। उसके बाद वो निज्जर मर्डर के बाद गुप्ता ये कहता है कि उसको अंडरकवर को उसको बताने के लिए कहा गया था विकास यादव द्वारा कि अब हमारी लाइंस क्लियर हैं और आप इसको करवा सकते हैं। यहां तक कि इंटेल उनके पास है कि देयर इज नो नीड टू वेट। और जून 20, 2023 के बाद वो यादव ने गुप्ता को वो न्यूज आर्टिकल भेजा जिसमें हरजीत सिंह निज्जर की डेथ कंफर्म थी। तो अब बात यह आ जाती है, जब कनाडा की सरकार ने, आपको याद होगा जून में हरजीत निज्जर की डेथ के बाद जब हमारे जस्टिन ट्रूडो ने, कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर इल्जाम लगाया था कि आप ही के इंटेलिजेंस एजेंसीज और एम्बेसी के लोग इन्वॉल्व हैं, इसकी आप तहकीकात कीजिए। तो हमने क्या कहा, एविडेंस मांगा, हमने कनाडा को दरकिनारे कर दिया। जब ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से इंफॉर्मेशन आई निखिल गुप्ता की, जिसमें विकास यादव का नाम आया, हमने सेवानिवृत्त अपने आईपीएस ऑफिसर और फॉरेन पॉलिसी के जो स्पेशलिस्ट थे उनकी एक कमेटी बना के अमेरिका भेजी। अमेरिका में तो हम पूरी तरीके से अपना एक्सप्लेनेशन देने को तैयार हैं, पर कनाडा को हम अपना दुश्मन देश मान रहे हैं। इस तरीके की वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसीज हमारे देश में कभी भी नहीं, नेहरू के समय से नहीं हुई। पंचशील जब रेजोल्यूशन था तब से लेके अभी तक हम एक नॉन अलाइन कंट्री हैं, और जहां भी क्राइम की बात आती है, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो या कोई भी फॉरेन सॉइल हो, इंडियन अथॉरिटीज कभी भी इस तरीके के एस्पिनाज ऑपरेशंस और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स में इन्वॉल्व नहीं हुई। पिछले 74 साल की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब क्योंकि ये अमेरिका और कनाडा ने पुख्ता
चीजें निकाली हैं और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अरेस्ट वारंट भी ले लिए हैं, उस पर इंटेल भी हो गई है। तो जाहिर तौर पे इंडियन गवर्नमेंट का दायित्व बन जाता है कि इस बात को लेकर वो संजीदा हो और इस बात को लेकर वो क्लियर करे कि उसका कोई विकास यादव या निखिल गुप्ता को रिक्रूट करने में कोई रोल नहीं है। निखिल गुप्ता अरेस्टेड है। आपको याद होगा जब ये मामला उठा था, जब 9/11 हुआ था अमेरिका में, उसमें उनके पास पुख्ता सबूत थे ओसामा बिन लादेन के। और ओसामा बिन लादेन पे जब बमबारी हुई थी, जब उसको मारा गया था, उसके 2 दिन पहले उसका डेथ वारंट ओबामा ने साइन किया था। तो अमेरिकन अथॉरिटीज इस बात को लाइटली नहीं लेती हैं। अगर निखिल गुप्ता कह रहे हैं विकास यादव इन्वॉल्व है, तो इंडियन अथॉरिटीज को विकास यादव को अमेरिकन गवर्नमेंट को सौंपना पड़ेगा, नहीं तो रिश्ते और खराब होने के आसार हैं। जी। सर, अब इस मामले में एएनआई को लेकर के भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। एएनआई का नाम आ रहा है, स्मिता प्रकाश का नाम आ रहा है। तो अब ये जिस तरीके से मामला फिलहाल उछला हुआ है, क्या मान लिया जाए? भाई, देश में तो कहा ही जाता है लगातार गोदी मीडिया और क्या कुछ नहीं है, बहुत सारे आरोप लगते हैं। स्मिता प्रकाश को लेकर के टारगेट किया गया है इस मामले में। क्या अब फाइनली क्या भारत की सरकार इन सब चीजों पर विचार करेगी, मीडिया को स्वतंत्र करने पे, साथ ही ऐसे आरोपों पर विचार करेगी? क्योंकि अभी तक तो उसको नेग्लेक्ट करते रहे हैं। दूसरा, स्मिता प्रकाश पर क्या ये इस आरोप का लगना, एएनआई का जिक्र आ जाना अपने आप में बड़ा सवाल नहीं है? स्मिता प्रकाश क्या फंसी हुई दिख रही है इस मामले में? स्मिता प्रकाश ने एक ट्वीट के जरिए अपनी क्लैरिफिकेशन दी थी कि मैं कैनेडियन हाई कमिश्नर को जो साउथ ब्लॉक में बुलाया गया, मैं उस न्यूज़ को कवर कर रही थी, उस ग्राउंड को कवर कर रही थी, और स्टेटमेंट जो मैंने वहां दी अपने एएनआई के जरिए, उसको लेकर कैनेडियन जो डॉक्यूमेंट्स फॉरेन इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, और मेरा नाम लिया गया है और कुछ और इंडियन जर्नलिस्ट का नाम लिया गया है जो इंडिया एडिटर गिल्ड के मेंबर्स हैं। तो इंडिया एडिटर गिल्ड को इस पे सफाई लेनी चाहिए कनाडा की सरकार से कि हम किसी फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा गोदी मीडिया या लैपडॉग मीडिया जो कहा जाता है, उसके लिए हम तैयार नहीं है कि कोई फॉरेन कंट्री हमें लैपडॉग मीडिया या गोदी मीडिया कहे। अब विदेशी सरकार भी हमें लैपडॉग मीडिया कहने लगी हैं। पत्रकारों का काम सवाल पूछना है, ना कि विपक्ष को लेकर निशाना लगातार बनाती रहती है। आपने देखा एएनआई स्मिता प्रकाश ने अभी तक, या जो भी और गोदी मीडिया चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो हमेशा ऑपोजिशन को अटैक करते रहते हैं। वो कभी भी सरकार, एक पत्रकार का दायित्व बनता है जो मौजूदा सरकार है उससे सवाल पूछना, चाहे वो उनके सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे देश के वेलफेयर का मामला हो, चाहे नौकरियों का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, या महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो। हमने पिछले 10 वर्षों में हमने देखा किस तरीके से ये गोदी मीडिया जो है, एक तरफ से मोदी जी का तो बखान करता रहता है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी ऑपोजिशन हो, अखिलेश यादव हो, या ऑपोजिशन को टारगेट करता रहता है कि ऑपोजिशन जो है वो एंटी नेशनल, और जो सवाल सरकार से पूछेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। तो जो मैडम स्मिता प्रकाश की बात है, उसमें अगर ये सवाल भी पैदा हो जाता है कि अगर वो किसी पत्रकार पर हुए हमले को लेकर ट्वीट नहीं करती हैं, बहुत सारे पत्रकारों पर अटैक भी होते हैं, आपने देखा है किस तरीके से बीजेपी या आरएसएस के लोग जो हैं, जो उनके अंधभक्त कहे जाते हैं, वो जब उनको अटैक करते हैं, उनपे उनके उनके घरों में घुस के उनको धमकाते हैं और उनको कोई भी न्यूज कवरेज करने से रोकते हैं, तो उस पर वो कभी नहीं बोलती। क्या जिन पर हमले होते हैं वो क्या छोटे मोटे पत्रकार हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है या उनकी कोई मान्यता नहीं है? आपको याद होगा कश्मीर में इल्तिजा मुफ्ती ने सरेआम एएनआई का नाम लेकर इंटरव्यू देने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे इंटरव्यू में कुछ अंश दिखाए जाएंगे जो मुझे बदनाम करने के लिए होंगे, मैं रेडी नहीं हूं, पीडीपी की नेता हैं वो, कि मैं रेडी नहीं जी हूं कि जी। मैं एएनआई को इंटरव्यू दूं। और उधर कनाडा के फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में स्मिता प्रकाश समेत कई पत्रकारों और टीवी चैनलों को फर्जी ट्वीट करने, खबरें प्रसारित करने और दुष्प्रचार करने का दोषी बता गंभीर बेइज्जती की है। मैं उन पत्रकारों, टीवी चैनलों की लिस्ट मेरे पास है, पर मैं जान के वो नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ठीक है। ये मामला जो है दो पार्टीज के बीच में है। स्मिता चाहती हैं कि एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया इसमें हस्तक्षेप करे, लेकिन अब तक कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है। कनाडा के आरोप बेहद संगीन है, इस बात की संभावना कम है कि गिल्ड इसमें हस्तक्षेप करेगा, ऐसा मेरा मानना है।
सर स्मिता प्रकाशी नहीं, वहां इस मामले में खबर ये भी है कि अमित शाह साहब भी वांटेड हैं, अजीत डोभाल साहब का भी नाम है, कुछ इस तरीके की भी चीज वहां चल रही है। इसमें मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, लॉरेंस बिश्नोई का नाम कहाँ कहाँ आया है? लॉरेंस बिश्नोई का नाम सलमान खान को धमकी देने में आया है, इस पर आज हमने सुबह प्रोग्राम किया है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम बाबा सिद्दीकी की हत्या में आया है, उसी के गुर्गों ने या उसी के शूटर्स ने उनस लिया है। एक इंटरव्यू भी आया है, आपने वो इंटरव्यू देखा होगा, पुलिस कस्टडी में एक आदमी इंटरव्यू दे रहा है, शूटर बता रहा है कि मैंने कैसे किया, क्या किया। और लॉरेंस बिश्नोई का नाम हरजीत निज्जर केस से भी जुड़ रहा है। और अब चौथा जो इंडियन एक्सप्रेस में आज आर्टिकल आया, उसमें विकास जो यादव है, वो एक विक्टिम को, रोहिणी के बिजनेसमैन को धमकी देता है कि तुम्हारी सुपारी लॉरेंस बिश्नोई ने दी। अब आप मुझे बताइए, ये सारे अलग अलग केस हैं। हरजीत निज्जर का मर्डर कनाडा में हुआ, और जो अमेरिका में पन्नू की जो कॉन्स्पिरेसी थी, उसमें निखिल गुप्ता जी खुद माना है कि मैं अंडरकवर, मेरे को रिक्रूट किया गया था विकास यादव द्वारा, ये अमेरिका में पन्नू का मर्डर करवाने के लिए। तो हरजीत निज्जर का मर्डर हो या पन्नू का मर्डर हो, विकास यादव के कॉन्टैक्ट्स हो, या बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, या सलमान खान को लेकर जो भी आरोप चल रहे हैं, उसमें एक ही नाम बाहर आ रहा है, साबरमती जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई। और आपने जो वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल की बात की, इसका उसमें अमित शाह से क्या कनेक्शन है सर? अमित शाह का जो नाम आ रहा है, अजीत मैं डोभाल वही का क्लियर नाम आ रहा है। मैं वही क्लियर कर रहा हूं। जो वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है, जिसमें ये कनाडा का हरजीत निज्जर का जो मर्डर हुआ, और जो ये गुरपतवंत सिंह पन्नू की कॉन्स्पिरेसी हुई, उस पर जो आर्टिकल लिखा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि सरकार, कनाडा की सरकार द्वारा ये समझा जा रहा है कि गृह मंत्रालय, जिसके गृह मंत्री अमित शाह हैं, उसकी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि विकास यादव जब जेल में थे 23 दिसंबर 2023 से लेके 22 अप्रैल 2024 तक, जब तक उनकी बेल नहीं हुई 30,000 के बॉन्ड पर, तो भारत सरकार ने अमेरिका को क्यों नहीं बताया कि ये विकास यादव जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो हमारी जेल में बंद है। तो न केवल कनाडा, और बल्कि कई देशों में, अमेरिका के अलावा और भी कई यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसमें ऐसे रिपोर्टरों, संपादकों को अपने देश में प्रवेश करने पर, रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध करने का सरकारें मन बना चुकी हैं। इस तरीके का दुष्प्रचार, इस तरीके की बातें जो हो रही हैं, वो सरकार के लिए अच्छी नहीं है। हम फॉरेन पॉलिसीज में ऑलरेडी अगर आप लुक साउथ एशिया करेंगे, तो साउथ एशिया में हमारा कोई दोस्त नहीं बचा है। चाइना से हम एक तरीके से, क्योंकि लेह लद्दाख में उनका 4,000 किलोमीटर का अतिक्रमण है। अब क्वाड 4 नेशन के मेंबर होने के बावजूद अगर इस तरीके के इल्जाम हमारे सहयोगी देश भी लगाएंगे, तो मोदी सरकार आगे अपने आप को कैसे डिफेंड करेगी, इस बात को लेके गहरी चिंता हम व्यक्त करते हैं इस पे। जी बिल्कुल, सरकार को भी ऐसी चिंताएं व्यक्त करनी चाहिए। बिल्कुल, सरकार को इसमें गहरी चिंता व्यक्त करने के अलावा सरकार को इसमें कोऑपरेशन करना चाहिए। कनाडा की सरकार हो या यूएस की सरकार हो, पक्षपात नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक टीम बना के यूएस में भेजी है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को सफाई देने के लिए, तो वही सफाई आपको कनाडा की सरकार को भी देनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रवासी भारतीय वहां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और खासकर हमारे अल्पसंख्यक लोग, चाहे वो मुस्लिम हो या सिख हो, तो वो आज की डेट में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हिंदू खतरे में नहीं है, इस देश का मुसलमान, इस देश का सिख जो बाहर जाके मेहनत कर रहा है, मशक्कत कर रहा है, और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है, और भारत में भी रेमिटेंस भेजता है, वो अब असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो इस पे ध्यान देना मोदी सरकार का बहुत ही आवश्यक हो जाता है। निश्चित तौर पे अब मोदी सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, चिंता करनी चाहिए। अब कितना क्योंकि विदेश नीति को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, हमारे तमाम पड़ोसी देश लगातार हमसे दूर होते चले जा रहे हैं, और किसी भी लिहाज से अगर देखा जाए तो ये भारत के दृष्टिकोण से, भारत की जनता के दृष्टिकोण से सही नहीं ठहराया जा सकता है। सरकार इस पर कितनी गंभीरता से विचार करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आत्मजीत सर, इन महत्वपूर्ण विषयों पर हमसे चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच।